हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 4 लेकर। और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के बारे में। हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है और किसी पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, कैसे हम फाइंड करते हैं। तो मेरा नाम है अमित कुमार तिवारी, आप देख रहे हैं अपना चैनल फिजिक्स की क्लास अमित के साथ। तो चलिए पढ़ाई शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि एक बॉडी है, चार्ज बॉडी है, इस पर हमने चार्ज दे दिया है Q। अब होगा क्या, अगर हम कोई दूसरा चार्ज यहां पर लाते हैं, मान लीजिए कोई टेस्ट चार्ज हम यहां पर लाए, तो ये चार्ज इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करेगा, रिपल्सन, जो कि हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। इस चार्ज को हम यहाँ पर लाते हैं तो हो सकता है यहाँ पर भी फोर्स अप्लाई होगा, यहाँ पर लाए तो यहाँ पर भी फोर्स अप्लाई होगा। मतलब इस चार्ज के चारों ओर एक ऐसा रीजन है जिसमें इस चार्ज का इन्फ्लुएंस है, यानी कि ये चार्ज किसी दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई करता है। तो इस चार्ज के चारों ओर का वो स्पेस जिसमें किसी और चार्ज को लाने पर उसके ऊपर फोर्स अप्लाई होता है, उसी को हम कहते हैं इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इसके चारों ओर है, उसमें कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल लाएंगे या चार्ज बॉडी लाएंगे तो उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई होगा। अब यहाँ पर जो हम चूंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, तो ये चार्ज और ये चार्ज ये सब स्टेशनरी हैं, ये सब रेस्ट में हैं। अगर हम इस चार्ज को डिस्टर्ब करेंगे तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बदलेगी। मान लीजिए चार्ज यहाँ पर है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ है, अब इस चार्ज को आपने डिस्प्लेस कर दिया तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बदल जाएगी। और ये वैल्यू बहुत ही जल्दी बदलती है, लगभग टाइम लगता है R/C। मतलब इस चार्ज को आप यहाँ से R डिस्टेंस पर ले आए इस बॉडी को, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बदलेगी। उसको बदलने में लगभग कितना टाइम लगेगा, T = R/C, जो कि बहुत कम टाइम है। T ये डिस्टेंस है और C इज स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट, तो स्पीड ऑफ लाइट तो बहुत ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम चार्ज को डिस्प्लेस कराते हैं तो उसके चारों ओर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर चेंज होता है तो बहुत ही जल्दी वो चेंज हो जाता है। तो ये है सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड की बात। अब इसी को दूसरे नामों से भी जानते हैं हम, जैसे कि हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, उसको और कैसे डिफाइन कर सकते हैं वो देखते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। अब देखिए, मान लीजिए कि ये चार्ज है यहाँ पर Q, इसको हम कह रहे हैं सोर्स चार्ज, ये सोर्स चार्ज। और आप एक चार्ज को यहां पर लाए Q0 को, टेस्ट चार्ज है, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज। टेस्ट चार्ज हम बहुत ही छोटा कंसीडर करते हैं, वैनिसिंगली स्मॉल, बहुत ज्यादा छोटा चार्ज है ये चार्ज हम छोटा इसलिए रखते हैं क्योंकि अगर ये चार्ज बड़ा होगा तो इसका भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये इसके ऊपर भी फोर्स लगाएगा। या मान लीजिए कि एक बॉडी है ये और इसके ऊपर प्लस चार्ज है, इस तरह से। अब ये भी प्लस चार्ज आप लाए तो हो सकता है कि इन प्लस चार्ज को ज्यादा बड़ा चार्ज होगा तो रिपल करके इसका थोड़ा सा जो इसका एक्युमुलेशन है उसको भी थोड़ा हो सकता है चेंज कर दे, यानी कोई ना कोई चेंज ला सकता है। इसलिए हम क्या करते हैं, इस चार्ज को, टेस्ट चार्ज को बहुत ज्यादा छोटा मान के चलते हैं, यानी कि 10⁻�0 लगभग। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, मान लीजिए इस चार्ज को आप यहां पर लाए तो इसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई होगा। अब इस चार्ज को आप यहां पर ले आओ तो देखो डिस्टेंस कम हुई, यानी कि अब फोर्स और ज्यादा अप्लाई होगा। इसका मतलब क्या है कि इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इसके पास ज्यादा है और जैसे से दूर जाएंगे वो कम होती चली जाएगी। तो इसके लिए हम अभी फॉर्मूला भी डिराइव करेंगे आगे कि पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिस्टेंस पर डिपेंड करती है।
अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की बात करें तो ये क्या है बेसिकली, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ at any point is the force on unit positive test charge at that point. Electric field intensity at any point is the force on unit positive charge at that point. ठीक है ना, without disturbing the position of source charge. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इज द फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज या फोर्स पर यूनिट चार्ज एट दैट पॉइंट विदाउट डिस्टर्बिंग द पोजीशन ऑफ सोर्स चार्ज, यानी कि इस सोर्स चार्ज की हम पोजीशन नहीं चेंज करें क्योंकि अदरवाइज इलेक्ट्रिक फील्ड बदल जाएगा। तो फोर्स पर यूनिट चार्ज है तो इसको हम क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू F अपॉन क्यू नॉट। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू F अपॉन क्यू नॉट, यानी इसके ऊपर जितना फोर्स लगा अपॉन ये जो हमने पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लिया है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इज इक्वल टू F अपॉन क्यू नॉट। तो वेक्टर क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन भी होगी, डायरेक्शन ऑफ force on test charge is the direction of electric field। मतलब आप एक चार्ज यहां पर लाते हैं, मान लीजिए उस चार्ज के ऊपर इधर की तरफ फोर्स लगा है, इसका मतलब यहां पर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी। अब कोई सोर्स चार्ज कहीं पर भी रखा हुआ है, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की बात करें तो यहां पर आप टेस्ट चार्ज लाए, जिधर की तरफ फोर्स लगा उधर ही की तरफ होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम देखें अगर अच्छा जो टेस्ट चार्ज है वो हम पॉजिटिव कंसीडर करके चलेंगे, मतलब क्या हुआ, अगर ये पॉजिटिव बॉडी है तो इसको रिपेल कर देगी, तो जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ है। अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता, इसका मतलब नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ होगी। ये जो फील्ड लाइंस हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने वाली, इनके बारे में आगे अभी हम पढ़ेंगे कुछ देर में। तो वेक्टर क्वांटिटी है डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई। वेक्टर क्वांटिटी है, यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर भी होती है। वोल्ट पर मीटर जब हम पोटेंशियल वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे वोल्ट पर मीटर भी होती है। अब देखिए इसके बाद ये जो चार्ज कंसीडर करते हैं हम एक्चुअली बहुत छोटा कंसीडर करते हैं। हियर क्यू नॉट इज वैनिशिंगली स्मॉल, ये बहुत छोटा हम चार्ज कंसीडर करते हैं, तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं E इज इक्वल टू लिमिट क्यू नॉट टेंड टू 0 F अपॉन क्यू नॉट। इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को। वैसे आप ऐसे भी यूज करते हैं, जनरली हम लोग इसी फॉर्म में यूज करते हैं। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड से हम फोर्स फाइंड कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें गिवन हो तो हम फोर्स फाइंड कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा फोर्स होगा किसी पॉइंट पर। तो ये थी इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज, वेक्टर क्वांटिटी है। चार्ज जो टेस्ट चार्ज यहां पर हम कंसिडर कर रहे हैं बहुत ज़्यादा छोटा है, बहुत स्मॉल है। अब देखिए इसके बाद
हम किसी पॉइंट सोर्स की वजह से, यानी कि पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूला डिराइव करते हैं। देखते हैं कितना होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड at a point due to a point charge। तो एक पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड करना है। मान लीजिए कि हमने एक चार्ज कंसीडर किया कैपिटल Q, और इससे कुछ दूरी पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। डिस्टेंस हमने मान लिया कि R है। यहां पर हमने एक टेस्ट चार्ज रखा है Q0। तो ये Q पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इधर की तरफ एक फोर्स अप्लाई होगा, एक फोर्स अप्लाई होगा इस डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जैसे हम पढ़ चुके हैं डेफिनेशन की, फोर्स पर यूनिट चार्ज। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली क्या हो जाएगा, अगर आप देखिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा F/Q0। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यही होगी, ये वाली डायरेक्शन। अगर हम इस डायरेक्शन को R कंसीडर करें, R यूनिट वेक्टर, इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर, तो हम इसको वेक्टर टर्म में इस तरह से भी लिख सकते हैं, यूनिट वेक्टर R। अब देखिए E इज इक्वल टू, फोर्स की वैल्यू पुट करें तो 1/4πε0 Q इंटू Q0 अपॉन R² अपॉन Q0। तो Q0 से Q0 कैंसिल हो गया। E इज इक्वल टू कितना आया, 1/4πε0 Q अपॉन R²। मतलब किसी पॉइंट चार्ज की वजह से अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड उससे कुछ डिस्टेंस पर, R डिस्टेंस पर फाइंड करनी है, तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये हो गया पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए जैसे जैसे डिस्टेंस आप बढ़ाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा। इसका मतलब अगर हम डिस्टेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड में ग्राफ बनाएं, डिस्टेंस कहाँ से, इस पॉइंट चार्ज से डिस्टेंस, हमने एक तरफ ले लिया इलेक्ट्रिक फील्ड और एक तरफ ले लिया डिस्टेंस, तो आप क्या देखते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्टेंस के साथ डिक्रीज होती है। तो डिस्टेंस के साथ हम इसको डिक्रीज करा देते हैं, तेजी से डिक्रीज होती है। ठीक है, लेकिन अगर देखें जीरो कहां पर होगी, तो जब R इक्वल टू इनफाइनाइट लिखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। यानी कि इस कर्व को आपको यहां पर इस तरह से इस R वाली लाइन के पैरेलल करके छोड़ देना। पैरेलल लाइंस कहां मिलेंगी, इनफाइनाइट पर, यानी कि इनफाइनाइट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। इसका मतलब क्या हुआ, किसी पॉइंट चार्ज का या किसी सोर्स चार्ज का या किसी बॉडी का इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट तक हो सकता है, बस उसकी वैल्यू बहुत तेजी से घटती हुई, कम होती हुई चली जाएगी। तो ये ग्राफ है, आप इसको ये नोट करना हो तो नोट कर ले जल्दी से। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, ये वही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है, जैसे फोर्स में था बिल्कुल वैसे ही यहां पर भी है। मान लीजिए कई चार्ज है हमारे पास, Q1 Q2 Q3 इस तरह से, और इस पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो Q1 से P की डिस्टेंस कुछ कंसीडर कर लेते हैं। मान लीजिए हमने कहा R1P है, इसी तरह से R2P है और ये R3P है। अब देखिए अगर ये पॉजिटिव चार्जेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगी, मतलब ये हो गई इसके इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गई 2 वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड और ये हो गई Q3 की इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जैसे फोर्स में क्या करते थे हम, वेक्टर सम करते थे,
वैसे ही यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए सभी इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका वेक्टर सम कर देना है, यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P क्या हो जाएगी, E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3। और अगर ऐसे बहुत सारे चार्ज हैं तो और चार्जेस को भी हम लिख देंगे। इसको चाहे तो इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू वैल्यूज पुट कर दें। तो अभी हमने क्या देखा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आ रहा, तो के Q1 अपॉन R1P डिस्टेंस स्क्वायर और इसका यूनिट वेक्टर R1P, 1 से P की तरफ। इसी तरह से के Q2 अपॉन R2P स्क्वायर और यूनिट वेक्टर R2P प्लस के Q3 R3P स्क्वायर यूनिट वेक्टर R3P प्लस डॉट 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 अगर और भी चार्जेस हैं तो इस तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं। आप चाहें तो के को कॉमन कर लें, Q1 अपॉन R1P स्क्वायर, Q2 अपॉन R2P स्क्वायर, Q3 अपॉन R3P स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। तो इस तरह से हम मल्टीपल चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पर फाइंड कर सकते हैं। जैसे फोर्स में था बिल्कुल वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में भी हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। अब इसके बाद हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन देखते हैं, हमसे ये कहा जाए कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट required to support a water drop of mass having mass 10 to the power minus 2 kilogram and having charge 1.6 in 10 to the power minus 19 कूलम। अब देखिए कोई वाटर ड्रॉप है जिसका मास दिया गया और चार्ज दिया गया है, ठीक है। उसको सपोर्ट करने के लिए कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जरूरत होगी सपोर्ट करने के लिए, यानी कि वो हवा में है एक तरह से। यहां पर जैसे ये वाटर ड्रॉप है मान लीजिए, तो इसके ऊपर कौन कौन से फोर्स लगेंगे, एक तो इसका वेट लगेगा mg नीचे की तरफ। अब अगर इसको हवा में ही रहना है, इसको सपोर्ट करना है, तो एक फोर्स हमें ऊपर लगना चाहिए, बिल्कुल इतना ही। अगर इतना ही फोर्स ऊपर की तरफ भी अप्लाई हो जाए तो क्या हो जाएगा, इसके ऊपर नेट फोर्स 0 हो जाएगी, ये इसी तरह से रुकी रहेगी। अब ऊपर किसकी वजह से फोर्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें फाइंड करना है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसके ऊपर अगर Q चार्ज है तो कितना फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, QE, ठीक है ना। अभी हमने पढ़ा ना E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, तो F इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई। तो QE फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, mg फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, तो ये रुकी रहेगी। अगर ये दोनों फोर्स इक्वल हो जाते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसको सपोर्ट करने लगेगी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये यहीं पर स्टेशनरी रेस्ट में रहेगी। तो देखिए हम क्या करेंगे, QE इज इक्वल टू mg, यानी कि E इज इक्वल टू mg अपॉन q। वैल्यूज पुट कर दे, 10 to the power minus 2, मास G 10 कंसीडर कर लेते हैं, 9.8 भी कंसीडर कर सकते हैं, Q 1.6 इन 10 to the power minus 19। इसको सॉल्व कर लेंगे, जो भी वैल्यू आए न्यूटन पर कूलम में वो वैल्यू आ गई, ठीक।
देखिए मान लीजिए कि एक पेंडुलम है और ये बॉब यहाँ पर है, इसका मास है m, इस थ्रेड की कुछ लेंथ है और ये इंसुलेटिंग थ्रेड है मान लीजिए। यहाँ पर इस बॉडी के ऊपर, इस जो बॉब के ऊपर है कुछ चार्ज है, जैसे हमने कहा कि इसके ऊपर है Q चार्ज, ठीक है। तो मास m है, इसके ऊपर चार्ज है Q। अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ अप्लाई कर दी जाए, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में अप्लाई कर दी जाए, तो इस चार्ज के ऊपर यानी इस बॉडी के ऊपर एक फोर्स अप्लाई होगा। जब इस बॉडी के ऊपर एक फोर्स अप्लाई होगा तो ये बॉडी उधर की तरफ जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इस पे फोर्स अप्लाई होगा। तो देखिए मान लीजिए कि ये बॉडी यहां से यहां पर आ गई, यहां पर आकर के रुक गई, यानी कि इतना फोर्स लग रहा था कि इस बॉडी को ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहां तक खींच लाए। अब इसके बाद देखिए क्या होगा कि ज्यादा नहीं खींच पाए, क्योंकि इसका वेट भी नीचे की तरफ अप्लाई हो रहा है। तो हमसे ये पूछा गया है कि कितना डिफ्लेक्शन हो जाएगा और इस थ्रेड पे कितना टेंशन होगा इस समय, ठीक है। कितना डिफ्लेक्ट हो जाएगा पेंडुलम और इस थ्रेड पे कितना टेंशन होगा। तो देखिए अगर हम फोर्सेस को लिखें तो नीचे की तरफ तो mg काम करेगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन a है, यानी कि इधर की तरफ फोर्स अप्लाई होगा। फोर्स कौन सा, QE, ठीक है ना। अब हम करेंगे क्या, यहां पर फोर्सेस का बैलेंस लिखते हैं। तो देखिए अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, यानी कि t का एक कंपोनेंट हो गया t cos थीटा और ये हो गया t sin थीटा। अब क्योंकि यहां पर आके बॉडी रुकी हुई है, जितना फोर्स लगाना था उसने लगाया, उसके बाद ये बॉडी यहां पर आकर के रुक गई है। तो देखिए अगर इक्विलिब्रियम में है तो फोर्सेस को देखिए, आमने सामने के फोर्सेस को, तो इक्विलिब्रियम में हम क्या लिख सकते हैं, t cos थीटा इज इक्वल टू mg एंड t sin थीटा इज इक्वल टू QE। अब हमें थीटा फाइंड करना है और t फाइंड करना है। तो देखिए अगर हम इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देते हैं, इक्वेशन 2 को 1 से, तो क्या आएगा, t sin थीटा अपॉन t cos थीटा इज इक्वल टू QE अपॉन mg। t से t कैंसिल हुआ, tan थीटा इज इक्वल टू QE अपॉन mg, यानी कि थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स QE अपॉन mg, ठीक है। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज कितना है, मास कितना है, ये गिवन रहेगा, तो हम थीटा को फाइंड कर लेंगे। अब देखिए अगर टेंशन फाइंड करना हो, अगर हमें थीटा पता चल जाए तो हम किसी भी इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देंगे थीटा की, तो टेंशन फाइंड हो जाएगा। जैसे इसमें देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट t cos थीटा इज इक्वल टू mg, तो t इज इक्वल टू mg अपॉन cos थीटा, ठीक है। यहां से थीटा की वैल्यू जो भी आएगी वो यहां पर पुट कर देंगे, टेंशन की वैल्यू पता चल जाएगी। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड जो F इक्वल टू QE है उसके क्वेश्चंस कर सकते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज हम पढ़ चुके हैं और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी इसमें पढ़ चुके हैं, यानी कि मल्टीपल चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। आपने इससे पहले वाली अगर मेरी वीडियो नहीं देखी तो जरूर देख लें, जिसमें मैंने कूलम्स लॉ के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स बताए हैं। बिल्कुल सेम पैटर्न पर यहां पर भी कुछ न्यूमेरिकल्स हम करने वाले हैं। तो देखिए एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं। सपोज एक स्क्वायर कंसीडर कर लेते हैं, और इसके कॉर्नर्स पर कुछ पॉइंट चार्ज रखे हुए हैं, जैसे यहाँ पर Q रखा हुआ है, यहाँ पर Q रखा हुआ है, यहाँ पर माइनस Q रखा हुआ है, यहाँ पर माइनस Q रखा हुआ है।
हमसे कहा जाए कि इस स्क्वायर के सेंटर पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, सेंटर पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए जैसे हम फोर्स को निकालते थे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को भी हम फाइंड कर लेंगे। फोर्स के लिए अगर फोर्स निकालना होता तो यहाँ कोई चार्ज दिया होता हमें, अभी हमें केवल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर फाइंड करना। तो देखिए इस वाले चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव चार्ज की वजह से बाहर की तरफ, यानी कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ। मान लेते हैं कि वर्टेक्स के कॉर्नर्स के नाम है ए बी सी डी। तो जो ए पर है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा। माइनस क्यू चार्ज से अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो ये हो गया E एट सी की वजह से। इसी तरह से इस B पर जो पॉइंट है उसकी वजह से इधर की तरफ हुआ, और जो D है माइनस क्यू उसकी वजह से इधर की तरफ हुआ। ठीक है, तो देखिए दो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ, दो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ। मान लीजिए इनको हमने कहा कि ये हो गया टोटल E1 और ये हो गया टोटल E2। तो हम क्या लिख सकते हैं, E1 इज इक्वल टू EA प्लस EC। देखिए अगर आपको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो वेक्टर फॉर्म में हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्या कि E1 इज इक्वल टू EA, यूनिट वेक्टर इसका लिख दीजिए बस। ये अगर पॉइंट O है तो OC, यूनिट वेक्टर OC प्लस EC, इसका भी यूनिट वेक्टर डायरेक्शन नहीं है तो यूनिट वेक्टर हो गया OC। ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए इन दोनों की वजह से अगर हम यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले तो कितना आया, E1 इज इक्वल टू K Q अपॉन, इसकी साइड कुछ मान लेते हैं, सपोज दैट कि A है। अगर A साइड है इसकी तो इसका डायगोनल कितना हो गया A रूट 2, और केवल हाफ डिस्टेंस लेनी है तो A बाई रूट 2 आ गया, तो A बाई रूट 2 का स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से दूसरे वाले चार्ज की वजह से प्लस के क्यू बाई A बाई रूट 2 का स्क्वायर। ये कितना आ गया, E इज इक्वल टू 2K क्यू बाई A स्क्वायर बाई 2, मीन्स E1 इज इक्वल टू 2K 4K क्यू अपॉन A स्क्वायर। इसी तरह से हम ये वाली भी निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको आपको अगर वेक्टर टर्म में लिखना है तो आप लिख देंगे किस डायरेक्शन में है, OC, ऐसे लिख दीजिए। अब देखिए दूसरे वाले का E2 का देखिए, तो E2 इज इक्वल टू, E2 का भी सेम, चार्जेस सेम है तो यही बिल्कुल सेम आ जाएगा कि नहीं। इस चार्ज की वजह से और इस चार्ज की वजह से एक ही डायरेक्शन में ऐड कर दें तो के क्यू अपॉन A बाई रूट 2 स्क्वायर प्लस के क्यू अपॉन A बाई रूट 2 स्क्वायर। तो कितना आ गया, सॉल्व करेंगे आप, यही आ जाएगा 4K क्यू बाई A स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन क्या है, OD की तरफ है डायरेक्शन। अब देखिए दोनों सेम है, E1 इज इक्वल टू E2 है तो इनका रिजल्टेंट निकालेंगे। इनके बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री का, तो इनका रिजल्टेंट बिल्कुल मिडिल में इस तरह से जाएगा, इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड E। तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का एंगल है तो हम लिख सकते हैं E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 cos 90 0 हो गया। तो कितना है, अंडर रूट ऑफ 4K क्यू अपॉन A स्क्वायर प्लस 4K क्यू अपॉन A स्क्वायर। कितना आ गया ये, 4K क्यू अपॉन A स्क्वायर अंडर रूट 2। ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर एक्स वाई एक्सिस में लिखना है तो ये देखिए वाई एक्सिस में है, वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो हम यहाँ पर जे कैप लिख देंगे। या अगर हमने कोई यूनिट वेक्टर मान लिया है इधर की तरफ की एन कैप है अगर, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू 4K क्यू अपॉन A स्क्वायर रूट 2 एन कैप, न्यूटन पर कूलम। तो इस तरह से हम स्क्वायर हो, ट्रायंगल हो, किसी का भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। अब देखिए जैसे कि हमने क्वेश्चन पिछले वाले लेक्चर में क्या किया, हमने यहाँ पर कुछ चार्जेस रखे
और कहा इस वाले चार्ज पर फोर्स बताइए। तो अगर आप देखिए कि यहां पर अगर हम अब 1 माइक्रोकूलम या स्मॉल क्यू चार्ज रख दें, ये तो हो गया इस क्वेश्चन का काम। मान लीजिए कि अगर हम स्मॉल क्यू चार्ज रख देते हैं यहां पर, तो उस चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगेगा। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल चुकी है, फोर्स निकालना है, सिंपली क्या करना है, फोर्स इज इक्वल टू क्यू ई। इसका मतलब फोर्स कितना आया, फोर्स आ गया 4 Q इंटू 4 के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है ना, √2 n कैप या F इज इक्वल टू 4 के क्यू अपॉन ए स्क्वायर √2 n कैप न्यूटन। फोर्स की डायरेक्शन वही होती है, चार्ज के ऊपर, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स की डायरेक्शन वही है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ठीक है। तो ये मैं पहले बता चुका हूं कि यहाँ कोई भी चार्ज रखा जाएगा तो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उधर ही उसके ऊपर फोर्स अप्लाई होगा। नोट करना हो तो अब देखिए एक क्वेश्चन है, हमें 2 चार्ज गिवन है। मान लीजिए कि एक चार्ज है +4 कूलम, एक चार्ज है +3 कूलम, ठीक है। इनके बीच की डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर। हमें बताना है कि इनके बीच में किस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, किस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। तो हम देखिए कोई पॉइंट कंसीडर कर लेते, यहीं पर अभी हम कोई पॉइंट कंसीडर करेंगे। मान लीजिए हमने पॉइंट कंसीडर कर लिया P, ठीक है। और हमने कहा कि ये पॉइंट 4 कूलम चार्ज से x सेंटीमीटर पर है, तो ये कितना बचा 20 - x, ठीक है। अब यहां पर देखिए इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ और इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ, मतलब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इक्वल और अपोजिट हो गए इस पॉइंट पे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। अगर हमने इस पॉइंट पर कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड का नेट फील्ड यहां पर फाइंड करते हैं और उसको 0 के इक्वल रख देते हैं, x की वैल्यू पता चल जाएगी। तो देखिए यहां पर इसको मान लेते हैं E1 है और इसको E2 है। तो देखिए E1 + E2 इज इक्वल टू 0, ठीक। अभी वेक्टर फॉर्म में लिखा। अब देखिए इनकी डायरेक्शन अलग अलग है, डायरेक्शन अलग अलग है तो हम क्या लिखेंगे, E1 - E2 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना भाई। अगर आप एक तरफ I मानते हो तो दूसरी तरफ -I मानोगे, उस हिसाब से भी लिख सकते हो। अब देखिए क्या आया, पहले वाले चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर देखें तो कितना आया, KQ यानी कि 4 अपॉन x स्क्वायर माइनस K3 अपॉन 3 कूलम है 3 अपॉन 20 - x स्क्वायर। यहाँ पर देखिए हमने मीटर वगैरह में नहीं चेंज किया है क्योंकि सेम क्वांटिटीज हैं। वैसे भी अगर आप मीटर में भी चेंज करते तब भी वही आता है, यहाँ पर जो भी आप मल्टीप्लाई वगैरह करते हो 0 के साथ चला जाता है उधर। तो देखिए अब k से k कैंसिल हो गया, 4 अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 अपॉन 20 - x स्क्वायर। यानी कि हम ये भी लिख सकते हैं यहाँ पर कि 2 अपॉन x इज इक्वल टू √3 अपॉन 20 - x, ठीक है ना। रूट ले लिया दोनों तरफ, कितना आया 40 - 2x इज इक्वल टू √3x। तो 40 इज इक्वल टू √3x + 2x। तो 1.7
3 और 2 यानी कि 3.73 x इज इक्वल टू 40/3.73 सेंटीमीटर। ये आ जाएगा आपका आंसर। यानी कि इस वाले चार्ज से x दूरी पर, मतलब 40/3.73 को कैलकुलेट कर लेना, इतनी दूरी पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 0। अब देखिए हमारे पास दो चार्ज हैं, ध्यान समझिएगा, ये Q1 और Q2, ठीक है। Q1 चार्ज है और Q2 चार्ज है। ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाता है, ये वाला चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाता है। अगर इन दोनों को फिक्स कर रखा है तब तो ठीक, अगर इन दोनों को छोड़ देंगे तो क्या होगा? अगर इन दोनों को हम रिलीज करते हैं तो रिपल्सन की वजह से ये दूर जाएंगे, और अगर ये दूर जाएंगे तो इनके बीच का फोर्स क्या होगा? डिक्रीज होगा, ठीक है ना। इनके बीच का फोर्स जो है वो डिक्रीज होगा। इक्वल और अपोजिट फोर्सेस लगाएंगे, डिस्टेंस बढ़ेगी तो फोर्स कम होता चला जाएगा कि नहीं। इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में भी ऐसा ही। अगर मान लीजिए दो चार्ज हैं, उनकी वजह से यहां पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं। अब ये चार्ज दूर गए तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, वैसे भी चार्ज को हम स्टेशनरी मार के चलते हैं, अगर ये चार्ज दूर जाएंगे तो वैसे ही अब भी यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बदलेगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली क्या हो जाएगा? घट जाएगी कि नहीं इस पॉइंट पर। अब इस पॉइंट पर तो जीरो ही है, इस वाले पॉइंट पर तो जीरो है, लेकिन मान लो कोई भी पॉइंट हमने कंसीडर किया तो इस पॉइंट पर क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज होती रहेगी। तो देखिए हमने ये वाला क्वेश्चन किया। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आप करके और मुझे कमेंट करना उसका आंसर। तो क्वेश्चन नोट करें सभी। मान लीजिए कि हम एक ट्रायंगल कंसीडर करते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, साइड 10 सेंटीमीटर सभी। यहाँ पर चार्जेस हैं 2 माइक्रोकूलम, यहाँ पर है 2 माइक्रोकूलम, यहाँ पर है 4 माइक्रोकूलम। आपको इसके सेंटर पर, सेंट्रॉयड जो है इसका, उस पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करना, आंसर कमेंट करना। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद।